नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे से बंगाल की सियासत में जबरदस्त गर्मी आ गई। अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच सियासी संग्राम हुआ। अमित शाह ने कहा कि बंगाल से अब ममता की विदाई तय है और ममता ने कहा कि इस बार बंगाल में फाटाफाटी खेला होगा। अमित शाह ने दावा किया कि 2026 में बीजेपी बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जवाब में ममता ने कहा, बेहतर होता अमित शाह सीटें भी बता देते, ये भी बता देते कि इस बार बीजेपी 200 पार का नारा क्यों नहीं लगा रही। अमित शाह ने कहा, बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। ममता बनर्जी जानबूझकर घुसपैठियों को बसा रही हैं, बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश कर रही हैं। बीजेपी की सरकार आएगी तो चुन चुनकर एक एक घुसपैठिए को देश के बाहर निकालेगी। जवाब में ममता ने कहा कि बीजेपी बांग्ला भाषियों को डराने के लिए घुसपैठ का भूत खड़ा कर रही है। अगर बंगाल में घुसपैठ हो रही है तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? घुसपैठ रोकना तो उनकी जिम्मेदारी है। अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया। इसके अलावा अमित शाह ने भय, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के सवाल पर कैसे ममता को घेरा और ममता ने अमित शाह को दुशासन और दुर्योधन क्यों कहा और ये फाटाफाटी खेला होवे का मतलब क्या है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आज क्यों गए। लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह की बात से। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे हुए हैं और कोलकाता पहुंचते ही वो अपने मिशन बंगाल में जुट गए। आज सबसे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें दावा किया कि बंगाल की जनता ममता के भय और भ्रष्टाचार से परेशान है। बंगाल विकास के मामले में तीसरे नंबर से 22वें नंबर पर चला गया है। अपराधियों के डर से महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं और तोलाबाजी टैक्स के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियां बंगाल से भाग रही हैं। इसलिए बंगाल में परिवर्तन तय है। अमित शाह ने दावा किया कि ममता बनर्जी का पूरा फोकस घुसपैठियों को प्रोटेक्शन देने पर है। ममता की सरकार बंगाल में घुसपैठियों को बसाती है, बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रही है। इसलिए बंगाल के चुनाव में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ अब सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है, घुसपैठी अब देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। अमित शाह ने कहा कि जब तक बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होगी तब तक घुसपैठियों को रोकना नामुमकिन है और ममता सरकार फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दे रही है। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है
और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है, मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है। जो बात अमित शाह ने कोलकाता में कही, वही बात असम के हेमंत बिश्व शर्मा ने असम में कही। हेमंत ने कहा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना है तो बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग बहुत जरूरी है और यह काम ममता बनर्जी की सरकार के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। While Assam, Tripura is fighting with the infiltration, Bengal is opening door for the infiltrators. I think we must take strong action in West Bengal, Bangladesh border. Home Minister has proposed a national grid. We welcome it. जिस वक्त कोलकाता में अमित शाह ममता बनर्जी पर यह आरोप लगा रहे थे, उस वक्त ममता बनर्जी बांकुरा में एक पब्लिक मीटिंग कर रही थी। बांकुरा से ममता ने अमित शाह को तुरंत जवाब भेजा। अब तक घुसपैठियों के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का एक ही जवाब होता था कि बॉर्डर की सिक्योरिटी केंद्र की जिम्मेदारी है, फिर घुसपैठ के लिए बंगाल की सरकार जिम्मेदार कैसे है। लेकिन आज अमित शाह ने चूंकि साफ साफ कह दिया था कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम ममता बनर्जी के रुख के कारण अटका हुआ है, ममता बनर्जी सरकार को जमीन नहीं दे रही है, तो अमित शाह की इस बात का जवाब ममता ने दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 जिलों में बीएसएफ को जमीन दी, लेकिन अभी तक वहां फेंसिंग का काम नहीं हुआ। इसलिए अमित शाह अपनी नाकामी का ठीकरा बंगाल सरकार पर ना फोड़ें। ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी बीएसएफ की निगरानी वाला इलाका 2 किलोमीटर से बढ़ाकर अब तो 50 किलोमीटर तक कर दिया है। इसके बावजूद अगर घुसपैठ नहीं रुक रही है तो इसका दोष राज्य सरकार को नहीं दिया जा सकता। बीएसएफ कार हाथे अनेक जमी तुम्हारे दिएছি, কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবাদ দেব। তোমার তো বর্ডার করার কাজ নয়, তুমি এখন 1.5 কিলোমিটারটাকে 50 কিলোমিটার বাড়িয়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে বিএসএফকে দিয়ে থ্রেট করছো। আমি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআইএসএফ এর বিরুদ্ধে নই, আমি সিআরপির বিরুদ্ধে নই, আমি এজেন্সির বিরুদ্ধে নই, কিন্তু তাদের বলবো ইম্পার্শিয়ালি কাজ করতে। যদি বিজেপির কথাই চলে তাহলে তো বলতেই হবে। কই আমরা তো পুলিশকে বলি না বিজেপির কথাই আমাদের কথাই চলো, তারা নিজের মতো করে, যতটা পারে করে। কাজেই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। अमित शाह ने दूसरा बड़ा हमला किया करप्शन के इशू पर। उन्होंने कहा बंगाल के लोग ममता बनर्जी के तोलाबाजी टैक्स से परेशान हैं, हर जगह पर घपले घोटाले होते हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार के वक्त हुए आधा दर्जन से ज्यादा घोटालों की लिस्ट गिना दी। ममता के उन मंत्रियों के नाम सबको बताए जो करप्शन के इल्जाम में जेल गए। अमित शाह ने कहा कि ममता के राज्य में बंगाल भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 बन चुका है, इसलिए अब जनता को सिर्फ चुनाव का इंतजार है और इस बार ममता की विदाई तय है। भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्थो चैटर्जी जेल में जाते हैं, ज्योति प्रिय मलिक जेल में जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल में जाते हैं, जीवन कृष्ण शाह जेल में जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल में जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल में जाते हैं, परेश पाल जेल में जाते हैं, कुंतल घोष
जेल में जाते हैं। फिरहाद हकीम वो भी आरोपी बनाए जाते हैं। शोभन चैटर्जी आरोपी बनाए जाते हैं। कुणाल घोष 3 साल जेल में रहकर आते हैं। और आप कहती हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है। आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के लिए, मगर बंगाल की जनता अपनी आंख बंद कर कर नहीं बैठी है। गरीब बंगाल की जनता के अधिकार का पैसा आपकी कैडर की भेंट चढ़ रहा है। आपको इसको जवाब देना पड़ेगा। करप्शन का मुद्दा ऐसा है जिस पर ममता बनर्जी को जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए ममता बनर्जी को अमित शाह का यह हमला नागवार गुजरा। फिर उन्होंने अमित शाह को दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, न जाने क्या क्या कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह को बीजेपी के नेताओं का करप्शन भले ना दिखता हो, लेकिन बंगाल के लोगों को सब दिखता है। ममता बनर्जी बोली कि तृणमूल कांग्रेस के जिन जिन नेताओं पर आरोप लगे वो तो जेल गए, लेकिन अमित शाह बताएं कि बीजेपी के दागदार नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। যদি আমার মন্ত্রীরা 4 জন চুরি করে থাকে, আপনি জেল খাটিয়েছেন 4 বছর 5 বছর। আপনার কজন মন্ত্রীকে জেল খাটিয়েছেন? আপনি কবার জেল খেটেছেন এত লোককে খুন করার জন্য? দুরাচারী, দাঙ্গাকারী, ব্যভিচারী, দুঃশাসনকারী, বিভ্রান্তিকারী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, যতদিন বাঁচবো এই দুরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই শকুনি মামাদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে লড়বো, এই দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে লড়বো, লড়বো, গড়বো, জিতবো। अमित शाह ने तुष्टीकरण और संवैधानिक संस्थाओं पर हमलों का भी मुद्दा उठाया। होम मिनिस्टर ने कहा कि ममता बनर्जी सारी नीतियां बस अपने खास वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाती हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने कल ही कोलकाता में दुर्गा मंदिर का शिलान्यास किया था और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का भी ऐलान किया है, और इससे पहले वो दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवा चुकी हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अब हिंदुओं को पुचकारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। हो सकता है चुनाव के बाद ममता ये कहती हुई सुनाई दें कि उनके कार्यकर्ता भी बीजेपी में चले गए। मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। और लगातार वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कहेगी कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बंगाल का इलेक्शन जीतना चाहती है। एसआईआर इसीलिए कराया जा रहा है। ममता बोली कि एसआईआर की वजह से बंगाल में लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग को यह सब नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि आज ही 82 साल के एक बुजुर्ग दुर्जन मांझी की मौत के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत आई है। पुरुलिया जिले के रहने वाले दुर्जन मांझी के बेटे कन्हई मांझी ने पुलिस में शिकायत दी है कि उनके पिता की मौत एसआईआर की वजह से हो रहे तनाव से हुई। एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में कल दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा भी। आज ममता बोली कि अगर बॉर्डर स्टेट होने की वजह से बंगाल में एसआईआर कराया जा रहा है तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल के एक भी व्यक्ति का वोट नहीं कटने देंगी और ना ही बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप बनेगा। সামনে রেখে সে হচ্ছে বিজেপির বড় দালাল। আপনার পরিবারের ওই ডিএমও থাকবে না আর আপনার পরিবারের এসপিও থাকবে না। নিজের পরিবার গোছানোর জন্য বিজেপির দালালি। আজকে বাংলায় যদি ইলেকশন বাউন্ড স্টেটে ইলেকশন হয়, এসআইআর হয়, তাহলে আসামে কেন হবে না? মণিপুরে কেন হবে না? বাংলাদেশ তার বর্ডার তো আসাম, মণিপুর তো রোহিঙ্গার বর্ডার, নাগাল্যান্ড বর্ডার, মেঘালয় বর্ডার, মিজোরাম বর্ডার,
কোনো ন্যায্য ভোটারকে কেউ কোনোদিনও তাড়াতে পারবে না। ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। लेकिन अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी कितना भी चिल्ला लें, एसआईआर होगा, पूरे देश में होगा, घुसपैठियों को खोजा जाएगा और देश से निकाला जाएगा। साथ में अमित शाह ने यह भी कहा कि मतुआ समाज के लोगों को एसआईआर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतुआ समुदाय के जो लोग बंगाल में हैं उन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों ने कांग्रेस को, लेफ्ट को, ममता को, सबको देख लिया, अब बीजेपी को मौका देंगे और इस बार बंगाल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलेगा। उन्होंने बाकायदा वोट शेयर का हिसाब देकर समझाया कि इस बार बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत क्यों होगी। मित्रों, आज जब मैं कह रहा हूं कि इस बार 26 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत आधार भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। ममता बनर्जी ने इसका जवाब देने में भी देर नहीं की। उन्होंने कहा कि बंगाल पर कब्जा करने का बीजेपी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ममता ने कहा कि जिन लोगों से दिल्ली नहीं संभल रही है वो बंगाल क्या संभालेंगे। ममता ने कहा कि बंगाल को सिर्फ बंगाली चलाएंगे, कोई और नहीं। इस बार कितना होगा? আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন, বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। अब दिल्ली संभलाइए। बंगाल को संभालने के लिए आपको माफिक दुराचारी नहीं चाहिए। बांग्ला সামলানোর জন্য বাংলার মানুষ আছে। দিল্লি সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাবে। आज कोलकाता में अमित शाह ने जिस तरह ममता बनर्जी पर हमले किए और जिस अंदाज में ममता ने उसका जवाब दिया, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बंगाल में इलेक्शन का टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में नारा दिया था खेला होबे। आज ममता ने कहा इस बार फाटाफाटी खेला होबे। फाटाफाटी का मतलब होता है आक्रामक, धुआंधार, और इस नारे का असर तुरंत दिखने भी लगा। आज एसआईआर के मामले में इलेक्शन कमीशन के लोग जब सुनवाई करने के लिए पहुंचे तो उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। कुछ जगह बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। मतलब यह है कि ये फटाफटी खेला होबे का नारा देकर
ममता ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे दिया है। जैसे जैसे बंगाल में इलेक्शन करीब आएगा, इस तरह की खबरें और ज्यादा आएंगी। बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए कोलकाता में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बहुत सियासी हलचल है। नए नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि मोदी से मिलने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्ला भाषियों पर हो रहे हमले के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की, बंगाल के लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। कि हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों सारे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की बहुत सारे सूबे हैं जहां उन लोगों पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, अमानविक तरीके से उनसे बर्ताव किया जा रहे हैं। और यही नहीं, आप ओडिशा में कुछ दिन पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की एक प्रवासी मजदूर जुएल शेख, उनको पीट पीट कर मौत की घाट उतारे गए हैं और वो भी उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने पत्र लिखकर और सारे ये जो घटना घट रही है बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ, इन सारे ब्यौरा उनको सौंपे हैं और कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में, आप ये पढ़ लीजिएगा, बीजेपी रूल स्टेट में ये प्रवासी मजदूरों को इस तरह की बेरहमी से अत्याचार किए जा रहे हैं। आप इसको रोकथाम करने के लिए कुछ कीजिए क्योंकि आप देश की प्रधानमंत्री है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में आजकल बिल्कुल साइडलाइन है। ममता बनर्जी के धुर विरोधी हैं, लेकिन उनके विरोध के बाद भी कांग्रेस ने ममता के साथ हाथ मिलाया था। फिर अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी के यूसुफ पठान ने ही हरा दिया। फिर अधीर रंजन चौधरी हाशिए पर चले गए। इसलिए बंगाल के असेंबली इलेक्शन से पहले उनका अचानक यूं एक्टिव होना, दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलना, ये सब कोई संयोग नहीं है। इसलिए अधीर रंजन कहें कुछ भी, मुलाकात का असल मकसद क्या था ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन चुनाव में आज नॉमिनेशन का काम पूरा हो गया। महाराष्ट्र के सारे राजनीतिक दलों का सबसे ज्यादा फोकस मुंबई महानगर पालिका चुनाव पर है। बीएमसी इलेक्शन के लिए महायुति और महाआघाड़ी की पार्टियों का समीकरण लोकसभा विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आ गया। मुंबई में बीजेपी 137 और शिंदे की पार्टी 90 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 163 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एमएनएस ने 53। शरद पवार की एनसीपी भी उद्धव के अलायंस में शामिल है। उसके 11 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज ठाकरे की पार्टी ने इस बार एक उत्तर भारतीय और 2 मुसलमानों को भी टिकट दिया है। उद्धव की शिवसेना ने भी 6 मुसलमान उम्मीदवार दिए हैं। कांग्रेस और वंचित बहुजन अखाड़ी इस बार एक साथ मिलकर बीएमसी के इलेक्शन में उतरने वाले हैं। कांग्रेस के 165 और वीबीए के 62 कैंडिडेट्स मैदान में होंगे। इन 3 गठबंधनों के अलावा अजीत पवार की एनसीपी मुंबई में 94 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के 83 उम्मीदवार होंगे और ओवैसी की एआईएमआईएम के 32 उम्मीदवार मैदान में होंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि महायुति में शामिल रामदास आठवले नाराज हो गए। उन्होंने बीएमसी इलेक्शन में अपनी पार्टी आरपीआई के 38 कैंडिडेट्स का पर्चा भरवा दिया। अठावले ने कहा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, उन्हें सीट शेयरिंग की मीटिंग में ही शामिल नहीं किया। फडणवीस ने उनसे फोन पर बात की और ऐसी सीटें ऑफर की जहां उनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रदर्शन पिछले बीएमसी चुनावों में अच्छा रहा था, इसलिए 38 सीटों पर वो अकेले लड़ेंगे, बाकी सीटों पर महायुति के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारी तरफ बीजेपी ने अनदेखी की है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का 2012 से मित्र है, चर्चा चलती रही, उसमें एक बार भी हमको नहीं बुलाया था आरपीआई को। और आरपीआई को अगर बीजेपी शिवसेना के चर्चा में बुलाते थे तो कुछ सीटें छूट सकती थी। और कल रात को तो 2 बजे हमको बताया कि भाई 6 सीट आपको जो छोड़ी है और वो सीट ऐसी छोड़ी है कि भाई जो हमने 26 की लिस्ट दी थी और उसमें हमारी अपेक्षा थी कि भाई 14-15 छूट आरपीआई को मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा तो धोखा देने का काम बीजेपी की तरफ से हुआ है और इसीलिए हमने मुंबई में युति तोड़ दी है। अठावले ने बागी तेवर दिखाए तो उद्धव की शिवसेना को भी आग में घी डालने का मौका मिला। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी का तो ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, अपनी सहयोगी पार्टियों का सम्मान नहीं करती। आज अठावले का जो हाल है वो कल महायुति में शामिल दूसरे सहयोगी दलों का भी होगा।
सब के सब भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं और गुलाम बन गए हैं। सोचिए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल रहे हैं 90 सीट। किसी जमाने में शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी छोटी हुआ करती थी। रामदास अठौले जी की पार्टी को तो 2-4 सीट भी लोग देने तैयार नहीं है, जबकि रामदास अठौले जी अच्छे नेता हैं, कविताएं भी कहते हैं, शायरी भी पढ़ते हैं, चुटकुले भी सुनाते हैं। मोदी साहब तो बहुत खुश होते हैं सदन में, लेकिन देवेंद्र जी को उनकी कविताएं शायद पसंद नहीं आती। इसीलिए राहुल नार्वेकर जी के घर में 2-2, 3-3 सीटें लोग चुनाव लड़े और रामदास अठौले जी की पूरी पार्टी 227 में से 2-5 भी न लड़े। ये कौन सी महायुति है, ये कौन सा गठबंधन है? तो हम अठौले साहब से ही कहेंगे, ऐसी कविताएं सुनाओ जो देवेंद्र जी को अच्छी लगे। अगर उनकी भाषा में कहूं तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दे रहे हैं आपको टिकट, तो आप जहां जहां उनके उम्मीदवार खड़े हैं गिरा दो उनका विकेट। हालांकि अठावले को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत प्रवीण दरेकर को उनसे मिलने के लिए भेजा और करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद प्रवीण दरेकर ने कहा कि अठावले नाराज नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता के सामने चुनाव में ऐसे हालात होते हैं। अठावले ने अकेले लड़ने का फैसला अपने वर्कर्स के दबाव में लिया जरूर है, लेकिन 1-2 दिन में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी और अठावले की पार्टी महायुति के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। कुछ भी आठवले साहब में नाराजी नहीं है। आठवले साहब महायुति के साथ ही है, लेकिन उनकी एक पार्टी है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रेशर रहता है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है हमें लड़ना चाहिए, उनको जैसा लगता है वैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है, शिंदे साहब के कार्यकर्ताओं में लगता है। और 227 सीट है और हमारे हजारों कार्यकर्ता इच्छुक रहते हैं, तो जिसको टिकट नहीं मिलती थोड़ा नाराज तो होता है। लेकिन आठवले साहब बड़े दिल के नेता है, एक बार किसके साथ रहे तो वो एडजस्टिव नेचर के, तो इसलिए मुझे लगता है उनको सत्ता में सहभाग रहे, सम्मान रहे, ये सब चीज मुख्यमंत्री महोदय से बोलने के बाद निश्चित तौर पर सम्मानजनक होगी। इस मुलाकात के बाद अठावले के सुर थोड़े नरम जरूर हुए, लेकिन अपने उम्मीदवारों को वापस लेने पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। अठावले ने कहा कि कल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का वक्त मांगा है, भले ही उन्हें कम सीटें मिलें, लेकिन अगर मन मुताबिक सीटें मिलती हैं, मुंबई के अलावा दूसरे कॉरपोरेशन में उनकी पार्टी के लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया जाता है, तो वो महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब का मुझे सुबह फोन भी आया था और उनका मैसेज लेकर वो आए और उन्होंने जो हमने 39 लोगों की लिस्ट जो हमने जारी की थी, 39 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं और सभी को हमने हमारी पार्टी के भी फॉर्म हमने दे दिया है। तो मुख्यमंत्री साहब ने उनको बोला था कि भाई वो कौन सी प्रायोरिटी में सीट है उनसे चर्चा करके आइए, उसमें से कौन सी विड्रॉल हो सकती है क्या देखेंगे और बाकी के जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और बाकी के संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे। कुछ सीटें तो हमारी क्लियर सुननी चाहिए, तो कुछ लोगों ने आपके विड्रॉल करने की आवश्यकता है, 3-4 लोगों ने, और शिवसेना के कोटे से अगर 3-4 सीट हमको मिलती है तो मतलब कोई प्रॉब्लम आएगा ना। और सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ अठावले नाराज नहीं है, बीजेपी और शिंदे की पार्टी के बीच भी खींचतान जारी है। मुंबई में शिंदे शिवसेना और बीजेपी के बीच लास्ट मोमेंट समझौता हो गया, लेकिन दूसरे शहरों में अभी बात अटकी हुई है। पुणे में बीजेपी शिंदे को 165 सीटों में से सिर्फ 15 देना चाहती है। शिंदे की पार्टी इसके लिए राजी नहीं है। डैमेज कंट्रोल के लिए आज एकनाथ शिंदे ने उदय सामंत को भेजा। बीजेपी के लोकल नेताओं के साथ बातचीत के बाद उदय सामंत ने कहा कि अभी बातचीत हो रही है, महायुति की दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। नहीं, पूना में आज मैं मीटिंग के लिए आया हूं, वहां भी जो एबी फॉर्म बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं और शिवसेना की तरफ से दिए गए हैं, उसके बारे में मैंने खुद माननीय राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब, चंद्रकांत दादा से हमने बात की है। हमने जो एबी फॉर्म दिए हैं और बीजेपी ने जो एबी फॉर्म दिए, इसका रीज़न ये नहीं है कि युति में कुछ तनाव आ गया है। हमारे दोनों नेता जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है वो बैठ के उसका डिसीजन लेंगे। अब सिर्फ पुणे की भर की बात नहीं है, मीरा भयंदर, धुले, नवी मुंबई, नासिक, नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, मालेगांव, अहिल्यानगर, सब जगह शिंदे और बीजेपी में दरार साफ दिख रही है। कई शहरों में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई जगह महायुति का समीकरण बदला हुआ है। अहिल्यानगर में बीजेपी और अजीत पवार मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन शिंदे की पार्टी अकेले मैदान में है। नासिक में इसका ठीक उलट है, यहां अजीत पवार और शिंदे गुट एक साथ हैं, बीजेपी अकेले लड़ रही है। धुले में भी ऐसा ही है। सांगली,
मेरठ कुपवाड़ में मन मुताबिक सीटें न मिलने की वजह से शिंदे की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। जलगांव, कोल्हापुर, कलौंजी में महायुति की तीनों पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं। महायुति में आई दरार पर संजय राउत ने कहा कि मुंबई हो या महाराष्ट्र के दूसरे इलाके, शिंदे की शिवसेना को अब एक एक सीट के लिए अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अभी तक ऐसा होता था मुंबई और महाराष्ट्र में कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और शिवसेना बीजेपी को सीटें देती थी मुंबई में। लेकिन ये पहली बार हुआ है अमित शाह की जो शिवसेना है, मैं अमित शाह जी की शिवसेना मानता हूं, उनको बीजेपी से सामने गिड़गिड़ा कर सीटें मांगनी पड़ रही है। ये शिवसेना नहीं है, उसे हम शिवसेना नहीं मानते। जो बीजेपी के सामने घुटने पर है कि हमें कुछ सीटें दीजिए, ऐसा शिवसेना के इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये इसलिए हुआ है, बीजेपी के साथ जो शिवसेना है वो नकली है, वो अमित शाह की शिवसेना है, इसलिए हो रहा है। जब जब भारतीय जनता पक्ष ने कोई ऐसी भूमिका ली है संघर्ष की, तो हमने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि हम शिवसेना है। हम अकेले चुनाव में सामने गए, चाहे बीएमसी हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, हमने अकेले चुनाव लड़ा है, लेकिन बीजेपी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये स्वाभिमान की बात है। महाराष्ट्र संजय राउत को जवाब दिया महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने। असल में इस चुनाव में अजीत पवार सत्ता संतुलन की एक अहम कड़ी बनकर उभरे हुए हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में वो शरद पवार के साथ हैं, दूसरे इलाके में महायुति के साथ हैं, मुंबई में महायुति से अलग हैं। तो सुनील तटकरे ने कहा कि ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, इस रणनीति का फायदा महायुति को ही होगा। मी सकाळी माहिती घेतली त्याप्रमाणे सोलापूर, कल सुबह जो जानकारी मैंने ली उसके मुताबिक सोलापुर, नासिक, राजगढ़, कोल्हापुर इन सभी जिलों में महायुति मिलकर चुनाव लड़ रही है। कुछ जगह शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है, कहीं पर तीनों पार्टियां साथ हैं। अलग अलग जगह राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया गया है। लंबे समय बाद ये चुनाव हो रहा है, इसीलिए हर पार्टी के पास इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है। स्वाभाविक रूप से जिस वक्त हम गठबंधन करते हैं उस समय सीट बंटवारा करते हुए कुछ जगह सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाती है। यही जगहें ही गठबंधन ना होने का कारण बन सकती है। लेकिन इस चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में कौन किसके साथ है, एक्चुअली इसका कोई मतलब ही नहीं है। ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जिसको जहां फायदा दिख रहा है वो वहां जा रहा है। जब महानगर पालिकाओं के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद जो आज अलग अलग दिख रहे हैं वो फिर साथ साथ होंगे। बात बिहार की करते हैं। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी विवाद में आ गए। असल में बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 274 लोगों की नियुक्ति की रिकमेंडेशन की थी। 2020 में नियुक्ति की प्रोसेस शुरू हुई। अशोक चौधरी ने पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया था। 274 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में अशोक चौधरी का भी नाम था। लेकिन जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स को कॉलेजेस अलॉट हुए तो अशोक चौधरी का नाम गायब हो गया। और आज बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुनील कुमार ने इसकी जो वजह बताई वो सियासी मुद्दा बन गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशोक चौधरी के सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए उनकी नियुक्ति का मामला बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पास भेजा गया है और जांच के बाद अशोक चौधरी की नियुक्ति पर फाइनल फैसला होगा। कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर, क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए कहा। शिक्षा मंत्री के इसी खुलासे पर विपक्ष के नेताओं ने अशोक चौधरी को घेरा। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि अशोक चौधरी की पीएचडी की डिग्री फर्जी थी, इसलिए उनका नाम नहीं है लिस्ट में। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई।
बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। और क्यों नहीं आपको मालूम है? क्योंकि यह संदेह है कि अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वो संदिग्ध है, उसे जांच के लिए भेजा गया है। एक बड़े फर्जीवाड़ा की आशंका है जो मंत्री द्वारा किया गया है। तो क्या मंत्री जी के दबाव में इन्हें फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया गया? ये जांच का विषय है, ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इसके बाद आरजेडी के नेताओं ने तो अशोक चौधरी का इस्तीफा ही मांग दिया। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि अशोक चौधरी के सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, अब इसकी जांच होनी चाहिए कि इस फर्जीवाड़े में कौन कौन सा अफसर शामिल है। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया, जिसने अशोक चौधरी जी को प्रोफेसर के रूप में बहाल करने के लिए जिस तरह से उनको अनुमति प्रदान की? यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता का और सत्ता के प्रभाव में बिहार में किस तरह से काज हो रहे हैं। एक तरफ छात्र नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के मंत्री प्रोफेसर हो गए। वाह रे वाह, वाह रे सरकार की नीति। हिम्मत है तो आप वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर करवाइए। खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, तमाम कयास लगे, लेकिन अशोक चौधरी इस मामले में कुछ नहीं बोले। मजे की बात यह है कि आरजेडी के कुछ नेता अशोक चौधरी के बचाव में भी आ गए। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मामला फर्जीवाड़े का है। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में अशोक चौधरी का जो नाम दर्ज है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, आमतौर पर ऐसा होता है, इसलिए अशोक चौधरी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना गलत है। मंगनीलाल मंडल, MANGANI, ये हम स्पेलिंग लिखते हैं। अभी हमको एक जगह से मैसेज आया कि आपका जो सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है इसमें एक तो ए गायब है, तो आपका वो जो इनकम टैक्स में शो होता है पैन कार्ड, वो पैन कार्ड में ए नहीं है, उसको करेक्ट करा लीजिए। तो टेक्निकली फॉल्ट था, तो ऐसा कहीं टेक्निकल मामला होगा तो ये इशू नहीं बनता है, उसमें अशोक चौधरी का कोई दोष नहीं है। मंगनीलाल मंडल जो कह रहे हैं वो ठीक भी हो सकता है, क्योंकि पता ये लगा है कि अशोक चौधरी के पासपोर्ट, जातीय प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेजों में कहीं उनका नाम अशोक कुमार है, कहीं अशोक चौधरी है। इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स को जांच के लिए भेजा गया है। इसलिए मुमकिन है जांच के बाद अशोक चौधरी को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। अब खबर यूपी के संभल की। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बनी 22 दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। आज प्रशासन ने इस पूरे इलाके की पैमाइश कर ली। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके जो मकान और दुकान बनाए गए उन्हें नोटिस दिया गया है। दरअसल 8 एकड़ में फैला ये कब्रिस्तान विवादित जामा मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ है। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की, उन दुकानों मकानों की भी नापजोख की जो कब्जा करके जमीन पर बनी है। नपाई का काम जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच हुआ। डीएम के निर्देश पर 29 अफसरों और कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई। प्रशासन को सिर्फ जमीन की नपाई करनी थी, लेकिन संभल इतना सेंसिटिव है कि उससे पहले पुलिस प्रशासन को पूरी कसरत करनी पड़ी, माहौल ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस को फ्लैग मार्च निकालना पड़ा। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर निगाह रखनी पड़ी। पैमाइश से पहले 8 थानों की पुलिस लगाई गई। बाहर के जिलों से भी एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई। पीएसी, आरआरएफ की टीमें अलर्ट पर रखी गईं। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और पैमाइश का काम पूरा कर लिया गया। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि पैमाइश से यह बात कंफर्म हो गई है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किया गया है। अब प्रशासन की तरफ से कब्जा करने वालों को नोटिस दिया जाएगा। सभी पक्षों की बात सुनने के बाद एक्शन लिया जाएगा। कब्रिस्तान 8 बीघा पर बना हुआ है, उसमें 2.5 बीघा के ऊपर विभिन्न मकान और दुकान पाए गए हैं जो 22 लोगों के हैं और वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक सार्वजनिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं। कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत मिली थी कि गाटा संख्या 32/2 के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा किया है। उसी के क्रम में आज प्रातः पैमाइश की गई। पैमाइश सकुशल संपन्न हुई है। उसकी रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जो हमारा तहसीलदार न्यायालय होता है,
और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास जो लैंड है उसमें 100% कब्रिस्तान दर्ज है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवसायिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई भूमि दर्ज नहीं है। यदि उनके पास दस्तावेज पाए जाते हैं तो धारा 67 के अंतर्गत वो हमारे पास आ सकते हैं और आने के बाद उनकी सुनवाई होगी, प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। दरअसल संभल के जिलाधिकारी को इस बात की शिकायत मिली कि कुछ लोगों ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके बड़ी बड़ी मार्केट्स, मकान, दुकान बना लिए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जब पुलिस पर हमला हुआ था उस वक्त कब्रिस्तान की जमीन पर बनी इन्हीं बिल्डिंग से पत्थरबाजी की गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नक्शा निकलवाया तो प्रशासन को भी इसमें गड़बड़ नजर आई। इसके बाद पैमाइश कराने का फैसला हुआ। हालांकि यहां रहने वाले लोगों ने कहा कि प्रशासन बेवजह लोगों को परेशान कर रहा है। जिस जमीन पर घर बने हैं वो जमीन कब्रिस्तान की नहीं है। वो लोग यहां कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अब हम यहाँ पर पीढ़ियों से रहते चले आ रहे हैं, हमारे पास ट्रांसफर प्रॉपर्टीज के पेपर हैं, नगर पालिका ने हमें ऑथेंटिकेशन किया है कि आप यहाँ पर रहिएगा, आप अपना नक्शा बनवाइएगा, और एसडीएम साहब की तरफ से हमारे पास नक्शा पास है, सारे पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। यानी कि ऐसे मानकर चलिए कि 1973 में पहली बार यहाँ पर टंकी लगी थी हमारे यहाँ एरिया के अंदर, और पहला कनेक्शन की रसीद मेरे पास है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरा वोट यहाँ पर है, मेरे दादा का वोट यहाँ पर है, मेरे फादर का वोट यहाँ पर, यानी कि जब से इलेक्शन शुरू हुए इस देश के अंदर, आप सोचिएगा जरा, तो तब से मेरे दादा इसी मकान से वोट देते चले आ रहे हैं। यानी कि 150-200 साल से हम लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि पहले हमें नोटिस दिया जाए, हमारा पक्ष भी सुना जाए, उसके बाद में जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी हम एक्सेप्टेड होगी। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा कि किसी को भी उसके घर या दुकान से बिना वजह बेदखल नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आज सिर्फ पैमाइश की है, इसके बाद लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। एसपी ने कहा कि डॉक्यूमेंट पेश करने से पहले लोगों को ये तय करने होगा कि उनके दस्तावेज फर्जी ना हो, क्योंकि इनकी भी जांच एएसपी के नेतृत्व में एक टीम करेगी और अगर कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए तो फिर उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। आज से कुछ दिन पूर्व जिला मुख्यालय पे एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत होकर ये सूचना दी गई थी कि 8 बीघे का कब्रिस्तान है, उस पर करीबन 2 बीघा जमीन पे 22 लोगों के द्वारा कब्जे किए गए हैं। इसमें डीएम साहब के द्वारा टीम गठित की गई और सुरक्षार्थ पुलिस फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। आज 8 थानों की फोर्स और जनपद के आसपास के भी 2 जनपदों से 5 थानों की फोर्स है, उसका डेवलप बुलाया गया। पीएसी और आरआरएफ को डिप्लॉय किया गया और उसके बाद में यहाँ पे पैमाइश की गई। यहाँ पे जो कब्जा पाया गया उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और उनसे कागजात भी मांगे गए हैं। एएसपी आलोक भाटी को 7 दिवस के अंदर जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं कोई फौज डॉक्यूमेंट का उपयोग करके इन लोगों के द्वारा कहीं कब्जा तो नहीं किया गया है। 7 दिवस में जांच पूर्ण होने के बाद में इसमें आगे की विधिक कार्रवाई वो सुनिश्चित की जाएगी। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर अगर कब्जा किया गया है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर इस इलाके के बसे लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अपनी पूरी बात रखने का मौका भी मिलना चाहिए। यूपी का योगी मॉडल अब बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपना रहे हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार जयपुर के चोमू में पुलिस पर हमला करने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। हिंसा के दौरान पठानों के जिस मोहल्ले से पथराव हुआ वहां आज प्रशासन की तरफ से नोटिस चिपका दिए गए हैं। इसमें मीट की कई दुकानें हैं, घर हैं। नोटिस में 3 दिन की मोहलत दी गई है और अगर तब तक कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन एक्शन लेगा। आपको बता दें, पिछले हफ्ते गुरुवार को चोमू के इसी इलाके में मस्जिद के बाहर एक रेलिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को अरेस्ट किया है। अब इस मामले के आरोपियों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। हालांकि चोमू के सहायक लेखाधिकारी ने कहा कि इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, इन्हें पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। अगर इस बार कब्जा नहीं हटा तो प्रशासन फिर एक्शन जरूर लेगा। हमने 20 तो जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको और 4 जो अवैध निर्माण कर रहे हैं जिनमें सीडी वगैरह जो आगे निकाल रखी है, तो उनको हटाने के लिए हमने 3 दिन का उनको नोटिस दिया है। अगर वो 3 दिन में लीगल दस्तावेज जो उनके पास हैं वो प्रस्तुत नहीं करते हैं या इनको अवैध निर्माण को नहीं हटाते हैं तो जो भी नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई होगी वो 3 दिन बाद नगर परिषद द्वारा की जाएगी। हमने पहले भी इनको नोटिस दिए थे। 20 अवैध नगर परिषद क्षेत्र में 20 पाए गए हैं और 4 हैं अवैध निर्माण पाए गए हैं। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में पठानों के मोहल्ले का कोई रोल नहीं था, हिंसा करने वाले बाहर से आए थे, अब इन्हें परेशान किया जा रहा है। अजी आज के बने हुए सालों पुराने बने हुए हैं, आज के तो बने हुए नहीं।
नगर पालिका से बने हुए हैं। अब हम क्या बता सकते हैं प्रशासक को, और आपको क्या बता सकते हैं हम। करेगा तो करेगा, उसको कौन रोकेगा, अपन तो रोक सकते हैं। देखो हम तो 9 बजे हमारे मकानों के ताले लगे हुए थे, सुबह 9:30 बजे खोले, बाहर गोला तोबा तुली बम बारी तो हो रहे, जो हमने भी देख लिया। ऐसा हमें कोई पता नहीं क्या हुआ, कौन है क्या है। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता ने कहा कि पठान मोहल्ले में बदमाशों की दुकानें हैं, ये लोग नियम कानून नहीं मानते, आए दिन हंगामा करते हैं। चोमू की हिंसा में यही लोग शामिल थे, इसलिए इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। सरकार की मंशा ये है कि अपराधियों के अंदर डर हो और आमजन के अंदर विश्वास, जो पुलिस का स्लोगन है उस स्लोगन के आधार के ऊपर काम कर रही है। और वास्तविकता के अंदर ये है कि प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है, हकदार को सम्मान मिले, गुनहगार को सजा मिले। जिन्होंने भी गुनाह किया है, जिन्होंने भी इस तरीके का कृत्य किया है, निश्चित रूप से एक संदेश ये जाना चाहिए कि गुनहगार कोई भी व्यक्ति हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और जो व्यक्ति कानून सम्मत अपना जीवन यापन कर रहा है उनको कोई परेशानी नहीं होगी। घटना इतनी बड़ी है कि कानून को आप नहीं मानो, प्रशासन को आप नहीं मानो, अधिकारियों के ऊपर आप पत्र करो, जो सुरक्षा के अंदर तैनात लोग रहते हैं उनके ऊपर आप इस तरीके का दुराचार करो, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं। पत्थरबाज भी है इनमें से, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा आपराधिक गतिविधियों के अंदर संलग्न रहते हैं। तो प्रशासन ने बहुत गहनता के साथ तहकीकात किया है और तहकीकात के बाद में नगर परिषद ने नोटिस जारी किए। 5 दिन पहले जिस तरह चोमू में पुलिस पर हमला हुआ था वो वाकई चिंता की बात है, इसलिए इस किस्म की हरकत करने वालों के खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। देश भर में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। टूरिस्ट प्लेसेस पर हजारों सैलानी जमा हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक हर जगह टूरिस्ट की भीड़ है। जगह जगह जाम भी लग गए हैं, होटल्स में बुकिंग फुल है। अयोध्या, वाराणसी, कटरा जैसे तीर्थ स्थानों पर भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ है। और मनाली में तो आज से न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो गया, लोग सड़कों पर नाच गा रहे हैं। अब भीड़ ज्यादा है तो प्रशासन पर क्राउड मैनेजमेंट का प्रेशर भी है, कोई हादसा ना हो जाए इसके लिए प्रशासन सतर्क है। टूरिस्ट प्लेसेस में जाने वाली सड़कों पर जबरदस्त चेकिंग चल रही है। प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है कि लोगों के जश्न में किसी तरह का खलल ना आए। नए साल के जश्न के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल ना हो, अपराधी किस्म के लोग इस मौके का फायदा ना उठाएं, इसके लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर चंडीगढ़ तक सारे शहरों में पुलिस अलर्ट है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में न्यू ईयर से पहले मॉक ड्रिल की गई। इनर सर्किल के पास एक संदिग्ध बैग को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इसमें दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड पूरे दल बल के साथ थी। बैग की तलाशी ली गई। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे कनॉट प्लेस के इनर सर्किल को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। रस्सी और टेप के जरिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। मॉक ड्रिल के साथ ही पुलिस ने यहां पैदल मार्च भी निकाला। दिल्ली पुलिस की इस मॉक ड्रिल के जरिए अपनी क्षमताओं को उसने टेस्ट किया और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। मॉक ड्रिल करने के पीछे 2 मकसद होते हैं हमेशा। एक तो एक हमारी एसओपी है जो वेल डॉक्यूमेंटेड, दिल्ली पुलिस की वेल डॉक्यूमेंटेड रिटर्न एसओपी है, उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना होता है ताकि हमारे स्टाफ को ही पता रहे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उनको इसमें क्या करने की आवश्यकता है। वो हमारे स्टाफ को बताने के लिए मुझे अच्छा है, खुशी है ये देखते हुए कि हमारे स्टाफ ने बड़े प्रोफेशनली एक्ट किया। हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था BDT का वो भी बड़ा अच्छा था। और दूसरा उसका प्रभाव होता है कि लोगों को अवेयरनेस करना। कहीं पे ही मॉक ड्रिल करते हैं तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस होती है कि उनको उसके नज़दीक नहीं जाना है, पुलिस को हेल्प करना है। सस्पिशियस एक्टिविटी आर्टिकल हम अलग तरीके की मॉक ड्रिल करते हैं, तो सस्पिशियस एक्टिविटी जो है आर्टिकल्स हैं उनके बारे में उनको भी अवेयरनेस होती है और पुलिस के आइज एंड ईयर के अंदर पुलिस की सहायता करते हैं। नए साल के जश्न से पहले मुंबई पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। न्यू ईयर की पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर एंटी नार्कोटिक सेल पूरी तरीके से अलर्ट है। मुंबई पुलिस ने इसके लिए कई स्पेशल टीमों का गठन किया है। ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए क्लब्स, पब्स और पार्टी स्पॉट्स पर पुलिस की निगरानी रहेगी। मुंबई पुलिस ने साफ साफ कहा कि ड्रग्स के खिलाफ 0 टॉलरेंस है और अगर कोई पेडलर या ड्रग लेने वाला पकड़ा गया तो फिर उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। 31 को लेके मुंबई पुलिस सतर्क है। मुंबई पुलिस ने माननीय CP सर के मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन लेवल पे और नारकोटिक्स यूनिट के लेवल पे 1-1, 2-2 टीम नए साल को लेके तैयार की गई है। उसमें नए साल के दौरान अगर कहीं पे ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर वो सामने अगर कोई आता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टीम्स तैयार की गई है। और हमारा भी मतलब जो ड्रग्स पेडलर है उनके ऊपर ध्यान है। अगर कहीं पे भी ऐसे इलिसिट एक्टिविटी में, ड्रग्स एक्टिविटी में अगर कोई उसमें शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं।
मुंबई के अलावा गुजरात में भी ड्रग्स के खिलाफ बहुत तेज मुहिम चल रही है। नए साल से पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की 4 टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग कर रही हैं। इनके साथ FSL की मोबाइल फोरेंसिक टीम भी होती है। अगर किसी पर भी ड्रग्स को लेकर कोई शक है तो ये टीम ड्रग एनालाइजर मशीन और सलाइवा किट्स के जरिए ऑन द स्पॉट टेस्ट करती है। अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर बीते 7 दिनों में 21 केसेस पकड़े हैं। साथ ही इस मुहिम में 25 ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और करीब 1 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। डिप्टी सीएम सर की सूचना थी कि न्यू ईयर और क्रिसमस पे एक स्पेशल ड्राइव रखी जाए और मैं आपको बताना चाहूँगा कि CP सर और DGP सर ने भी इस पे भार दिया था और हमने पिछले 10 दिन में 21 जितने केस ड्रग्स के केसेस किए हैं और 25 से ज़्यादा आरोपी पकड़ने में क्राइम ब्रांच और SOG को सफलता मिली है। और उस ड्रग्स की कीमत देखी जाए तो बाज़ार की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है। पहली बार हमने कंज्यूमर्स जो 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम कंज्यूम करते थे उनको भी पकड़ा है। और जैसा कि सेक्शन 62A ऑफ NDPS एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर वो डी एडिक्शन सेंटर में जाके 3 महीने तक डी एडिक्शन का कोर्स करता है तो उसकी जज को सत्ता है कि वो उसको जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसको वेव ऑफ कर सके। तो जैसा कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े क्रिमिनल्स को टारगेट कर रहे हैं, पर जो छोटे छोटे लोग कंज्यूम कर रहे हैं इस बार उसको भी टारगेट किया है। खासकर जो ये 21 केसों में 25 आरोपी थे उनके मोबाइल से हमें काफ़ी डाटा मिला है। जो यंगस्टर्स को बेचते थे उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं और जो पान के गल्ले और इधर उधर कॉलेज के बाहर जाके बेचान करते थे उनको हमारा खास फोकस है और आने वाले 8 दिन में और ज़्यादा केसेस होंगे। नए साल के जश्न को लेकर चंडीगढ़ में भी प्रशासन मुस्तैद है। आज चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया। चंडीगढ़ के SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां भी भीड़ जमा हो सकती है वहां पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। देखिए, चंडीगढ़ में बहुत जगहों पे नए साल की सेलिब्रेशंस की जाएंगी, ओपन एरियाज में, क्लोज स्पेसेस में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में। तो नए साल की सेलिब्रेशन को मद्देनजर रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हमने किए हैं। तकरीबन 1100 से ऊपर हमारी फोर्स तैनात रहेगी। उसके अलावा 17 DSPs और इंस्पेक्टर्स भी तैनात रहेंगे। तकरीबन 70 से ऊपर नाकाबंदी पूरे शहर में की जाएगी। बॉर्डर पे नाका किए जाएंगे, शहर के अंदर नाकाबंदी की जाएगी और जहां पे क्लब्स और बार्स हैं उसके बाहर भी हम नाकाबंदी करेंगे ताकि ड्रंकन ड्राइविंग और ऐसी चीजों पे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो भी ओपन स्पेसेस हैं जहां पे ज्यादा गैदरिंग होने की आशंका है वहां पे हमने लॉ एंड ऑर्डर पर्सपेक्टिव से भी डिप्लॉयमेंट की है। हमारी सबसे यही विनती है कि अपना न्यू ईयर पीसफुली मनाएं और बाकियों को भी पीसफुली मनाने दें और पुलिस को सहयोग करें। तो नए साल का जश्न जरूर मनाइए लेकिन सावधानी के साथ। और सबसे जरूरी यह है कि पुलिस के सारे निर्देशों का पालन कीजिए। न्यू ईयर पार्टी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई मुसीबत हो, क्योंकि पुलिस बिल्कुल साफ है। अगर नशे में गाड़ी ड्राइव करते पकड़े गए, ड्रग्स का इस्तेमाल किया अगर किसी ने, तो फिर नए साल में सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज सिविल एविएशन से एक अच्छी खबर आई। आज बेंगलुरु के एरोस्पेस हब में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव ने उड़ान भरी। इस मौके पर सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने खुद मौजूद रहकर इसे देखा। उन्होंने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के उद्घाटन से पहले नारियल फोड़ा, आरती उतारकर पूजा की और फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर उसके सारे फीचर्स देखे। ध्रुव NG के जरिए HAL ने सिविल एविएशन में एंट्री की है। इससे पहले भारतीय सेना ध्रुव हेलीकॉप्टर का पहाड़ों, रेगिस्तान, समुद्री इलाकों के अपने ऑपरेशंस में इस्तेमाल करती रही है। ध्रुव NG में आम नागरिक सफर करेगा। इसके साथ ही इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी मदद मिलेगी। ध्रुव NG एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। 5.5 टन का हल्का 2 इंजन का हेलीकॉप्टर है। इसकी टॉप स्पीड करीब 285 किलोमीटर प्रति घंटा है और लगभग 630 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसमें 14 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि ध्रुव NG के मॉडर्न ग्लास कॉकपिट और 4 एक्सिस ऑटो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिससे उड़ान ज़्यादा सुरक्षित और आसान होगी। आपदा के वक्त इसे एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर के उद्घाटन पर केंद्रीय सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में ये एक ऐतिहासिक कदम है। Right now we are at the stage of having 300 helicopters in the country, but the demand is for 1000 to 1500.
So we can't just rely on foreign buyers. We have a vision for Atmanirbhar Bharat. So civil aviation with the DGCA arm also extending a lot of support to the HAL, and HAL also changing their approach from defense to civil aviation has created that wonderful machine which is the Dhruv NG. It's a glass cockpit machine which can fly high altitudes. So we are very happy for the first step that we have taken today, which is going to be a remarkable step in the collaboration between civil aviation and defense. And civil aviation is going to benefit a lot from this in the future. दुनिया के बेहतरीन मानकों वाला ध्रुव एनजी वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब तक सिविलियन उपयोग के लिए भारत एयरबस या बेल जैसी विदेशी कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ध्रुव एनजी एक सस्ता और स्वदेशी विकल्प बनेगा। इससे टूरिस्ट प्लेसेस पर एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, किराए कम होंगे, केंद्र सरकार की उड़ान योजना को और मजबूती मिलेगी।